हेलो एंड वेलकम टू कॉल फॉर केयर। वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल माय व्यूअर्स। वैसे आज हम बात करेंगे अल्सर्स की समस्या के बारे में। अल्सर जो शरीर के किसी भी भाग में हो सकता है, किन किन पार्ट्स में, किन किन ऑर्गन्स में अल्सर्स होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं और कॉमनली लोग इससे क्यों परेशान रहते हैं, क्यों होते हैं अल्सर्स और कैसे हम अल्सर्स से बाहर निकल सकते हैं, यानी अल्सर्स को खत्म कर सकते हैं अपने शरीर से। आज इसके बारे में बात करेंगे अपनी आयुर्वेद एक्सपर्ट डॉक्टर विभा शर्मा के साथ। डॉक्टर विभा, वेलकम टू द शो। थैंक यू। तो सबसे पहले तो मैं चाहती हूँ कि मेरे सारे व्यूअर्स ये देख लें कि अल्सर्स की प्रॉब्लम क्यों होती है और इसे हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, बहुत ही ब्रीफली। आइए देखते हैं क्या है ये प्रॉब्लम। अल्सर पेट में होने वाला एक तरह का घाव या छाला है जो हेलिकोबैक्टर पाइलोरी नाम के बैक्टीरिया की वजह से होता है। पेट में होने वाले ये अल्सर ड्यूडियम और गैस्ट्रिक दो तरह के होते हैं, जिन्हें पेप्टिक अल्सर कहा जाता है। एक रिसर्च के मुताबिक देश की 17% महिलाएं इस बीमारी का शिकार है, जिनमें 40 से 70 साल की महिलाओं में गैस्ट्रिक अल्सर की समस्या ज्यादा पाई जाती है। इस बीमारी की वजह से पेट में असहनीय दर्द, सूजन, जलन, वॉमिटिंग और वेट लॉस जैसी समस्याएं होती हैं। इन परेशानी से बचने के लिए स्पाइसी और फ्राइड फूड को अवॉइड करें। चाय, कॉफी, सिगरेट और शराब का सेवन ना करें। इसके साथ ही हेल्दी लाइफस्टाइल को अपनाएं, जिससे आप रहें स्वस्थ और निरोग। तो ये तो है कुछ ध्यान में रखने के पॉइंट्स जिनका आपको हमेशा ध्यान रखना है अगर आप भी अल्सर्स की प्रॉब्लम से परेशान हैं। आइए इसके बारे में डिटेल में बातचीत करते हैं अपनी एक्सपर्ट डॉक्टर विभा शर्मा के साथ। डॉक्टर विभा, सबसे पहले जानना चाहूंगी, अल्सर जिसे हम वूंड्स भी कह सकते हैं, छोटे छोटे जो घाव हो जाते हैं, सबसे पहले आप ये बताइए कि शरीर में किस चीज़ की वृद्धि से या कमी से ये प्रॉब्लम हो सकती है? देखिए, बहुत सारी चीज़ें ये हैं जिसकी वजह से अल्सर्स हो सकते हैं। जिस बेसिकली ये एक रिएक्शन है, बॉडी में कोई भी चेंजेस हो रहे हैं, कोई टॉक्सिन्स अगर बाहर नहीं निकल रहे हैं या कुछ ऐसे इरिटेंट चीज़ें हमारी बॉडी में कंटिन्यू रह रही हैं, इस वजह से अल्सर्स हो जाते हैं। अल्सर्स जनरली हमारी जो म्यूकस मेम्ब्रेन्स हैं, अंदर की जो सॉफ्ट मेम्ब्रेन्स हैं, इनके ऊपर अटैक करते हैं। इन म्यूकस मेम्ब्रेन्स में छोटे छोटे वुंड्स हो जाना ही अल्सर कहलाता है। ओके। इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं। अगर आप मुंह के अल्सर की बात करें या हमारी जो बकल कैविटी है, मुंह का अंदर का एरिया है, ये बिल्कुल सॉफ्ट म्यूकस मेम्ब्रेन से सारा बना हुआ है। इसमें छोटे छोटे वुंड्स हो जाना, बार बार छाले होते रहना या बार बार इरिटेशन होते रहना, ये अल्सर्स की पहला एक स्टेज है जो हमारे मुंह में अल्सर्स होते हैं। कारण सबसे बड़ा ये इंडाइजेशन होना, सबसे बड़ा कारण है कॉन्स्टिपेशन है ना। अगर आप कॉन्स्टिपेटेड हैं तो आपको मुंह के अल्सर्स आप तुरंत फील करेंगे। आप 2 दिन आपका पेट अपसेट होगा, तीसरे दिन आपको ऐसे लगेगा कि मुंह में कहीं ना कहीं छोटा छाला हो गया है या पेन होनी शुरू हो गई है। इसके अलावा गम्स में इन्फेक्शन हो जाना या गम्स में किसी तरीके के बैक्टीरियल अटैक हो जाना भी मुंह के छोटे छोटे अल्सर्स को जन्म देता है। क्योंकि जैसे रात भर हम मुंह बंद करके रखते हैं और अंदर बैक्टीरियल ग्रोथ है, तो फिर वो गम से बाहर निकल के और भी चारों तरफ हमारे मुंह में फैल सकती है। तो विभा जी, क्या इसमें खाने पीने का भी कोई रोल होता है कि कुछ एक ऐसी इरिटेंट चीज़ों को खाना जो आपको सूट ना करती हूँ? बिल्कुल, अगर आपको कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको सूट नहीं करती हैं, आप खाएंगे तो तुरंत आपको उस तरीके की मुंह के अंदर चेंजेस फील होंगे। जैसे बहुत बार लोगों को बैंगन जैसी चीज़ें खाने से या और इस तरीके की कई चीज़ें हैं, उनको स्वयं पता चलेगा कि वो खाते हैं तभी मुँह में, कहते हैं मक्की का आटा खाने से या बाजरे का आटा, अगर आपने बिना घी या बिना मक्खन के इस तरीके की चीज़ें खा ली हैं या उनके साथ बहुत सारे लहसुन की चटनी आजकल जो सीजनल उसमें खाई जा रही है, तो वो आपको तुरंत इंडिकेट करेंगे कि आपका मुंह कहीं ना कहीं से स्वेलअप हो गया अंदर की मेम्ब्रेन और आपको पेन होनी शुरू हो गई है। इसके अलावा खाना ही तो मेन रोल है इस प्रॉब्लम में कि जब आप ऐसा खाते हैं जो डाइजेस्ट नहीं होता है या आपको कॉन्टिन्यूस कॉन्स्टिपेशन रहती है, तो आपको डेफिनेटली अल्सर्स हो ही सकते हैं। ओके। अगर वैसे जनरली देखा जाए तो अगर किसी को भी छालों की समस्या हो रही है, छोटे छोटे घाव जिसे आपने कहा हो जाते हैं जो छालों के रूप में सामने आते हैं, तो बहुत सारे लोगों को ये प्रॉब्लम रहता है, लेकिन गौर इस पर कोई भी नहीं करता, कोई इसका मेडिकेशन नहीं लेता, बस जस्ट कोई जो जेल्स मार्केट में मिलते हैं उसका इस्तेमाल कर लेते हैं और अपने आप ही 5-6 दिनों में सबसाइड हो जाते हैं। तो जनरली क्या करना चाहिए अगर छालों का समस्या है? देखिए, सबसे पहले तो पेट को क्लीन करना चाहिए, पानी ज़्यादा पीना चाहिए और उसके अलावा इरिटेंट्स कम खाने चाहिए, दांतों का एग्जामिनेशन कराना चाहिए, गम्स को चेकअप कराना चाहिए कि कहीं वहाँ इन्फेक्शन तो नहीं है, क्योंकि छाले होने की वजह से भी आपके मुंह में बैड ब्रेथ रहती है और गम्स में इन्फेक्शन होने की वजह से तो रहती ही रहती है। तो अगर आपके साथ ये प्रॉब्लम है, मुंह से ज़्यादा लार आती है, कई बार आपने देखा होगा कि सोते वक्त आपके मुंह से लार निकलनी शुरू हो जाती है, तो ये सारी इंडिकेशंस हैं जो आपको अवेयर करती हैं कि आपको छाले मुंह में हो सकते हैं। सुबह उठ के जब आप ब्रश करते हैं तो ब्रश करते टाइम ही आपको वॉमिटिंग जैसी सेंसेशन होती है और उसके बाद आपका खाने की इच्छा नहीं होती या ऐसा लगता है कि आप खाना ना खाएं और आपको पेन होने लग जाता है अपर एब्डोमेन में, तो ये भी इंडिकेशंस हैं कि आपको अल्सर्स कहीं ना कहीं हो सकते हैं। तो अल्सर्स
एक तो आपको 24 घंटे इरिटेट करते हैं, आपको कॉन्टिन्यूस पेन मुंह में बना रहता है, आप कुछ भी बोलते हैं, कुछ भी खाते हैं तो आपको तकलीफ होती है। तो ये तो सबसे बड़ा एक तंग करने वाला फैक्टर है, तो इसका इलाज ज़रूर कर लेना चाहिए। लेकिन बहुत बार सिर्फ कॉन्स्टिपेशन ही कारण नहीं होती या कोई इन्फेक्शन ही कारण नहीं होता, मल्टीविटामिन्स की कमी से भी मुंह में अक्सर छाले रहते हैं। हीमोग्लोबिन कम होने की वजह से या मल्टीविटामिन कम होने की वजह से भी बार बार मुंह में छाले होते रहते हैं, तो इस चीज़ का भी ध्यान रखना चाहिए। तो विभा जी, कोई इसके कॉम्प्लिकेशंस भी हो सकते हैं आगे चलकर अगर ये घाव बढ़ जाए, या फिर सिर्फ छोटे छोटे छालों के रूप में ही सामने आते हैं? देखिए, छोटे छोटे छाले अगर होते रहते हैं, आपका डाइजेशन ठीक नहीं है और ये सबसाइड होते रहते हैं, तब तो ठीक है। या मल्टीविटामिन की कमी थी, आपने मल्टीविटामिन लेने शुरू कर दिए या उनकी दवाएं ले ली या इंजेक्शन लगवा लिए, उसके बाद ये ठीक रहने लगे, तो कोई ऐसी गंभीर बात नहीं है। लेकिन कॉन्टिन्यूस अगर परसिस्ट करते हैं तो फिर ये आगे जाके सीरियस प्रॉब्लम्स में भी कन्वर्ट हो सकते हैं, कैंसरियस भी हो सकते हैं अगर ये वोकल कॉर्ड्स के ऊपर हो जाते हैं या थ्रोट के पिछले हिस्से में हो जाते हैं। तो हर चीज़ का अगर बहुत लंबे टाइम तक वो परसिस्ट करती है तो फिर एक खराब इफेक्ट तो आता ही आता है। अभी हम जैसे देख रहे हैं, चेंज ऑफ वेदर हुआ है, मतलब गर्मी से ठंड पड़ रही है, आगे जब ठंड से गर्मी भी पड़ती है तो लोग कई बार गर्म चीजों का सेवन ज्यादा करने लगते हैं अभी के मौसम वजह से। हाँ, उसके साथ वो कैसे करना, उसको सबको पता है कि बाजरा गर्म है या नया अनाज आया, इस वक्त में बाजरा खाना है, लेकिन उसके साथ कितना घी खाना जरूरी है या कितना व्हाइट मक्खन खाना जरूरी है, वो भी बहुत मायने रखता है। लेकिन क्या है कि घी और व्हाइट मक्खन भी खा लेते हैं, लेकिन फिर साथ में लहसुन की चटनी, अब लहसुन अपने आप में बहुत ही अच्छी दवा है अपने आप में देखा जाए तो, लेकिन उसमें जिस तरीके के मसाले डाले जाते हैं, जिस तरीके से उसको बनाया जाता है, वो थोड़ा सा इरिटेंट हो जाता है। तो वो इरिटेंट वो ना हो और उसको ठीक और सोदिंग तरीके से खाया जाए, ये बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। ओके, जो लोग स्मोकिंग ज्यादा करते हैं विभा जी, या फिर जो लोग तंबाकू ज्यादा चबाते हैं, क्या उन्हें भी छाले होने की परसिस्टेंसी बढ़ जाती है? उनकी तो डेफिनेटली, वो छाले ना भी हो तो भी मुझे लगता है उनके अंदर की म्यूकस मेम्ब्रेन खराब ही रहती है और धीरे धीरे उनके टेस्ट बड्स खराब होने लग जाते हैं। उनको जनरली खाने के स्वाद या बेस्वाद का पता नहीं चलता है। तो ये भी एक बहुत बड़ी अलार्मिंग स्टेज है कि आपको खाने के टेस्ट का ना पता चले। और कई बार क्या होता है कि जो लोग तंबाकू च्यूइंग ज्यादा करते हैं, उनके जो जॉज है, मुंह जो है पूरा खुलना बंद हो जाता है। तो ये जो पूरा खुलना बंद होना भी अपने आप में इंडिकेशन है कि आप ये जो भी तमाम आपकी जो आदतें हैं इसको आप छोड़ें और अपने आप को वापस एक हेल्दी लाइफस्टाइल में लेके आएं। तो ये तंबाकू च्यूइंग तो बहुत बड़ा कल्प्रेट है। ये ज़्यादा स्मोकिंग और ज़्यादा ड्रिंकिंग से भी बुरी एक ऐसी आदत है जो आपको बहुत ही सीरियस बीमारी की तरफ ले जाती है। और इंडिया एक ऐसी कंट्री है जहाँ पे थ्रोट और बकल कैविटी के कैंसर सबसे ज़्यादा हैं और उसके पीछे कारण सिर्फ और सिर्फ यही है कि टबाकू च्यूइंग ज़रूर होती है। ना सिर्फ मेल्स, फीमेल्स भी बहुत ज़्यादा टबाकू च्यूइंग करती हैं, चाहे वो ग्रामीण क्षेत्रों की हों या पढ़ी लिखी लड़कियां हों। तो एडवाइस हमारी यही है कि प्लीज़ इसे स्टॉप करें। चलिए, बहुत अच्छी एडवाइस है विभा जी आपकी। इसी के साथ हम और प्रकार के यानी और टाइप्स के अल्सर्स के बारे में भी बातचीत करेंगे आपसे, लेकिन इस छोटे से ब्रेक के बाद स्टे ट्यून्ड एंड कीप वॉचिंग कॉल फॉर केयर। जैसे कि मैंने शुरुआत में आप सभी से कहा कि अल्सर्स का जो समस्या है वो मुंह से लेकर हमारे किसी भी ऑर्गन में शरीर के हो सकता है। तो और कौन से बॉडी पार्ट्स हैं जिनमें अल्सर होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं इंटरनली, आइए इसके बारे में बात करते हैं हमारी एक्सपर्ट डॉक्टर विभा शर्मा के साथ। तो विभा जी, और कौन से बॉडी ऑर्गन्स हैं जिसमें अल्सर्स होने के चांसेस होते हैं? देखिए, स्टमक है हमारा, स्टमक का ऊपर वाला हिस्सा, और डोडेनल जो अल्सर है उसको हम, ये पैप्टिक अल्सर है जो हमारे स्टमक में होता है, और डोडेनल अल्सर है जो स्टमक से बाहर जब खाना निकलता है उस नली के मुंह पे होता है। तो ये भी क्योंकि सॉफ्ट और म्यूकस मेम्ब्रेन से बने हुए ऑर्गन्स होते हैं, यहाँ पे भी वुंड्स का परसिस्ट करना कॉन्टिन्यूस लंबे टाइम तक अल्सर्स में चेंज कर देता है। यानी कि शुरुआत होती है एसिडिटी से, आपको खराब रिफ्लेक्स आते हैं, आपको खाने के बाद पेन और जलन जैसी फील होती है, लेकिन अगर कंटिन्यूस लंबे टाइम तक इसे अनट्रीटेड छोड़ दिया जाए और अपना खाना पीना वही रखा जाए, तो फिर ये जो बार बार एसिडिटी होना या एसिडिटी क्यों होती है, क्योंकि इरिटेंट्स बनते हैं स्टमक में या ड्यूडेनम में, वो वापस आते हैं। तो ये आपको एक इंडिकेशन है कि आप जो कुछ खा रहे हैं वो गलत है, उसमें कुछ ना कुछ, तो उसको चेंज कीजिए। लेकिन अगर उसको हम इग्नोर करते रहते हैं, या एंटासिड खा लिया या कुछ इस तरीके की एंटीबायोटिक इस्तेमाल कर लिया, खा लिया, या जो भी इलाज करा लिया कि चलो एसिडिटी है, आप फलानी फलानी दवाई खा लें। हमारे कंट्री में तो सेल्फ मेडिकेशन इतनी ज़्यादा है, या डॉक्टर से ज़्यादा और लोग बताने वाले हो जाते हैं कि वो सब खा लिया, थोड़े दिन ठीक हो गया। लेकिन अगर कॉन्टिन्यूस ये परसिस्ट करती है तो वो जो इरिटेंट्स या इरिटेशन थी वो छोटे छोटे परमानेंट वुंड्स में चेंज हो जाती है। चलिए, अभी हम बात करेंगे कॉलर से। हेलो मिस्टर मदान। हाँ जी, नमस्कार जी डॉक्टर साहब। नमस्कार जी, बताइए। डॉक्टर साहब, मैंने आपसे पहले भी एक दिन बात की थी, तो वो एक्चुअली क्या है कि जो ये दाढ़ें होती है ना लास्ट में,
वो वहाँ पर जो गाल है ना, दाढ़ों में कोई प्रॉब्लम नहीं, न मसूड़ों में है मुझे कोई प्रॉब्लम। जो गाल है ना अंदर के लास्ट में, वहाँ पर ना मतलब ऐसे खुरदरापन रहता है। मैंने कैंसर तक का भी टेस्ट करवा लिया। लेकिन आपकी बाइट ठीक है, आप जब कोई चीज चबाते हैं तो बीच में गाल तो नहीं आता है? नहीं आ रही जी, बिल्कुल। और वहाँ पे कॉन्टिन्यूस घाव बना रहता है? नहीं, घाव नहीं, बस ऐसे खुरदरा सा लगता है। जब मैं जीभ से देखता हूँ तो लगता है कि भाई जीभ को टच कर रहा है, कि लगता है कुछ है, खुरदरा सा है जरा सा दोनों साइड पे। अच्छा, देखिए, एक तो आप एलादी वटी को जहाँ पे आपको ये फीलिंग होती है वहाँ पे रखें और धीरे धीरे उसको चूसें। इसकी आप कंटिन्यूस आदत डालें, दिन में 2 बार, सुबह और शाम। ऐसे ही आप फिटकड़ी और सुहागई को तवे पे खील करें और शहद में उसका पाउडर मिक्स करके उसको फिर बारीक पीस लें आप चकले के ऊपर। उसके महीन पाउडर को आप शहद में मिक्स करें और उसका धीरे धीरे जहाँ पे भी आपका ये प्रॉब्लम है वहाँ पे लेप करें और उसको अंदर चूस लें। तो ऐसा कंटिन्यूस 1 महीना करें और आप उसके बाद बताएं। और अगर किसी तरह के टेस्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आपको ज़्यादा टेंशन करने की ज़रूरत नहीं है और आप इसको एज इट इज़ भी छोड़ सकते हैं। लेकिन जनरली डेफिनेटली एक बार आप डेंटिस्ट के पास जाएं और अपने दोनों जॉज का इंप्रेशन दें। पक्की बात ऐसी है कि जब आप बाइट करते होंगे तब आपकी गाल का कुछ हिस्सा वहाँ टच होता होगा जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम है। या एक रीज़न हो सकता है कि पहले आपने लंबे टाइम तक या कुछ तंबाकू चूइंग अगर वगैरह आपने की है तो वो भी इसका एक कारण हो सकता है। विभा जी, हम बात कर रहे थे पेप्टिक अल्सर प्लस ड्यूडेनल अल्सर के बारे में, तो इन दोनों में क्या बेसिक डिफरेंस है? देखिए, जो पेप्टिक अल्सर है उसमें आपको रिफ्लेक्सेस बहुत आते हैं, एसिडिटी, गरम कहते हैं कि खट्टा पानी मुंह में बार बार आता है और कई बार खट्टी डकारों का आना होता है। ड्यूडेनल अल्सर में कंटिन्यूस आपको खाना खाने के पहले अगर आपने बहुत देर तक कुछ नहीं खाया है तो आपको पेट के ऊपरी हिस्से में बहुत ही ज़्यादा पेन फील होती है, आपको जी मिचलाता है और आपको बहुत तेज़ पेन शुरू हो जाती है। और कई बार जनरली इसको हम हार्ट ट्रबल के साथ भी रॉन्ग डायग्नोसिस कर लेते हैं। तो इस तरीके से पेन होता है कि आपको बेयरेबल नहीं होता और उसके साथ साथ जैसे आप कुछ खाते हैं तो फिर थोड़ा ये जो पेन है ये कम हो जाता है। तो ये बेसिक इन दोनों का डिफरेंस है। ओके, तो पेप्टिक अल्सर का इलाज अलग होता होगा और ड्यूडेनल अल्सर जो है उसका अलग होता होगा ऑफ कोर्स। तो पेप्टिक अल्सर को अगर सॉल्व करना है तो क्या कर सकते हैं अपने रोजमर्रा की जिंदगी में? देखिए, जब आपको खाना स्टमक में जाता है तो कुछ तरह के एंजाइम्स और एसिड्स का सिक्रीशन होता है उसको डाइजेस्ट करने के लिए। लेकिन अगर किसी वजह से वो 2 कारण हो सकते हैं इसमें कि आपने लॉन्ग आवर्स तक कुछ नहीं खाया, चाहे वो जॉब की डिमांड थी या बहुत डाइट पे थे या ऐसा भी था, तो सिक्रीशन तो उस टाइम पे हो जाएंगी जब खाना डाइजेस्ट होना होगा। 2.5 से 3 घंटे के बाद जब आपका एक फूड का दोबारा मील का टाइम होता है तो स्टमक में सिक्रीशंस होनी शुरू हो जाएंगी। लेकिन अगर वहाँ पे फूड नहीं है, खाना नहीं गया है, तो वो सिक्रीशंस आपको रिफ्लेक्स के रूप में बाहर आनी शुरू हो जाएंगी और उनको क्योंकि कुछ नहीं मिलेगा तो वो आपको इरिटेशन करनी शुरू कर देंगी। इसलिए एक तो लंबे समय तक जो खाली पेट रहने की आदत है उसको अवॉइड करना चाहिए। दूसरा, पानी ज़्यादा पीना चाहिए। और बहुत बार क्या होता है कि हम इस तरीके के इरिटेंट अपने खाने में लेने शुरू कर देते हैं जिसमें बेसिकली सॉसेस बहुत ज़्यादा हैं या बाहर का ये जो फास्ट फूड है या बहुत तला हुआ खाना है, बहुत गरिष्ठ भोजन है, वो भी अगर वहाँ पे पड़ा रहता है और एंजाइम्स उतने सिक्रीट नहीं हुए हैं कि वो पूरा खाना डाइजेस्ट हो जाए, तो वो वहाँ बचा हुआ अनडाइजेस्टेड फूड भी अल्टीमेटली आपको इस तरीके का भारीपन और रिफ्लेक्सेस दे सकता है। तो कितनी क्वांटिटी में खाना खाया गया है, कितने टाइम पे खाना गया, ये बहुत मैटर करता है। तो अपना इलाज बेसिकली खाने को ठीक करके ही हम इसे कर सकते हैं। ओके, और इसके अलावा अगर ड्यूडेनल अल्सर की बात की जाए तो उसे कैसे सॉल्व करें, इसके बारे में हम आपसे जानेंगे विभा जी। लेकिन इस कॉलर का सवाल जानने के बाद सबसे पहले हम बात करेंगे इस कॉलर के साथ। हेलो, शहनाज हमसे फोन लाइन पर बात करेंगी। हेलो शहनाज जी, मैं बात कर रही हूँ, मुझे डॉक्टर से बात करनी थी। जी बताइए, क्या पूछेंगी? जी, मुझे अपनी स्किन के बारे में पूछना था। मेरी स्किन पे रेड से निशान पड़ जाते हैं और खूब उसमें मतलब खुजली भी होती है, शायद भी डॉक्टर बोलते हैं पित्ती जैसा कुछ इन्फेक्शन है, तो मुझे पता करना था। किस जैसा इन्फेक्शन है? इन्होंने कहा कि इनकी स्किन पे रैशेस हो जाते हैं, तो डॉक्टर ने आपको क्या कहा, किस तरह का आपको इन्फेक्शन है? वो डॉक्टर बोलते हैं वो शायद खुजली जैसी हो जाती है, पित्ती बोलते हैं उसको, तो वो सेटजाइल दवा खाती हूँ उससे ठीक हो जाता है, फिर लेकिन 2-3 दिन बाद फिर वही हो जाता है। ओके, डॉक्टर्स ने कहा पित्ती उछलती है इनके शरीर पर, तो क्या कर सकती हैं ये? देखिए, पहले तो आप भी अपना पेट जरूर साफ रखें। खदरा रिष्टम और अभ्यारिष्टम और साथ में सारी बाद्या रिष्टम तीनों मिक्स करके 5-5 चम्मच सुबह शाम ब्रेकफास्ट और डिनर के बाद लें। और शंख भस्म 250 मिलीग्राम से लेके 500। एज कितनी है आपकी?
लगता है फोन लाइन पर चलो, नहीं है आवाज से हमारे लग रहा साथ। था कि शायद अडल्ट डोज की जरूरत है। 500 मिलीग्राम यानी कि 4 चुटकी आप, या 1/4 टीस्पून शंख भस्म आप थोड़ी सी मलाई के साथ सुबह शाम लेना शुरू करें। 1 महीना आप ऐसा लें और उसके बाद हमें बताएं। चलिए, हम ड्यूडेनल अल्सर के बारे में बात कर रहे थे। अगर किसी को ड्यूडेनल अल्सर है तो कैसे इस समस्या से वो बाहर निकल सकता है? देखिए, ड्यूडेनल अल्सर है तो बहुत लंबे टाइम तक अगेन फास्टिंग रहना बहुत गलत सिस्टम है। जब भी आपको 2.5 से 3 घंटे के बाद कुछ ऐसा हल्का सॉफ्ट मील खाएं जिससे आपका डाइजेशन भी ठीक रहे और आपके पेट के ऊपर भारीपन नहीं आए। दूसरा, हल्दी का इस्तेमाल इसमें बहुत फ़ायदेमंद रहता है। कच्ची हल्दी, जिस तरीके से अदरक आता है वैसे ही कच्ची हल्दी भी आती है। तो कच्ची हल्दी को आप सब्जी की तरह बनाएं, बिना उसमें मिर्च डालें, सिर्फ नमक डालें और उसको थोड़ी सी स्टीम के साथ पका लें। दिन में 1 मील आप उसके साथ खाएं तो बहुत जल्दी इसकी हीलिंग शुरू हो जाती है। इसके अलावा बहुत सारी दवाइयां हैं आयुर्वेद में, जिसमें इंदुकांतम कषायम है, परवाल पंचामृत है। इनका सेवन कंटिन्यूस करने से 1 से 1.5 महीने में ये अल्सर भी है वो हील अप हो जाता है। चलिए, इनके बारे में और बातचीत करेंगे डॉक्टर विभा आपके साथ, लेकिन इस छोटे से ब्रेक के बाद। तो आप कहीं मत जाइए, देखते रहिए प्रज्ञा, जो आपको मिलाए बेहतर आपसे। तो अभी तक हमने मुंह के अल्सर्स और पेट के अल्सर्स की बात की, लेकिन और किस तरह के अल्सर हमारे शरीर में मौजूद हो सकते हैं, आइए इसके बारे में डिटेल्स में बातचीत करते हैं हमारी आयुर्वेद एक्सपर्ट के साथ। तो और किस तरह के अल्सर्स हो सकते हैं हमारे शरीर में, यानी कि और किस भाग में अल्सर हो सकता है शरीर? देखो नमिता, कोई भी जो सॉफ्ट ऑर्गन है यानी कि म्यूकस मेम्ब्रेन से बना हुआ इंटरनल ऑर्गन है, उसमें कहीं भी वुंड हो जाना अल्सर कहलाता है। इंटेस्टाइन्स में अल्सर हो सकते हैं, जैसे टाइफाइड के फीवर में इंटेस्टाइनल फीवर होता है, या वो बैक्टीरिया इंटेस्टाइन के ऊपर ही अटैक करता है, तो वहाँ पे छोटे छोटे वुंड्स हो जाना भी इंटेस्टाइनल अल्सर्स हो सकते हैं। इसके अलावा बात करें फीमेल्स की अगर, तो सर्विक्स जो है, बच्चेदानी है जो, उसके मुंह पे छोटे छोटे कॉन्टिन्यूस परसिस्टेंट वुंड रहना भी एक अल्सर की निशानी है। तो अल्सर बॉडी की किसी भी सॉफ्ट पार्ट पे इस तरीके से हो सकते हैं। सबसे पहले इंटेस्टाइन्स के अल्सर्स की बात करते हैं। एक आम इंसान कैसे पता लगाएगा कि उसकी आंतों में अल्सर्स हो गए हैं? तो नमिता, इंडिकेशंस मिलती हैं लेकिन जनरली हम उसको इग्नोर करते हैं, नंबर 1। दूसरा, हम सेल्फ मेडिकेशन बहुत करते हैं। तीसरा, सेल्फ मेडिकेशन से भी ज़्यादा हम दूसरों की सुनी सुनाई बातों पे इलाज करते हैं, अपना यकीन नहीं करते, इलाज करते हैं उसका। तो पेट में अक्सर दर्द रहना, या लो ग्रेड फीवर रहना, या खाना खाने के तुरंत बाद आपको अचानक पेट में ऐसा लगता है कि बहुत दर्द हो रही है, ब्लोटिंग हो रही है, तो ये सारी चीज़ें हैं जो इंडिकेट करती हैं कि आपके वुंड्स, इंटेस्टाइन्स में जो एब्जॉर्प्शन है या जो डाइजेशन और उसका पार्ट है वो ठीक नहीं हो रहा है। तो लेकिन हम उसको नंबर 1 इग्नोर करते रहते हैं। दूसरा, पानी हम बहुत जनरली पता नहीं क्यों टेंडेंसी की कम पीने की कोशिश करते हैं, तो ज़्यादा पानी पीना भी अपने आप में बहुत अच्छा एक हीलिंग फैक्टर देता है। ताज़ा खाना खाना बहुत इंपॉर्टेंट है। आजकल जो लाइफस्टाइल हम कहते हैं कि चेंज हो गया है, उसमें सबसे ज़्यादा जो चेंज हुआ है वो खाने का कुकिंग टाइम चेंज हुआ है। हम आयुर्वेद में कहते हैं कि खाना बनने के 1 घंटे के अंदर कंज्यूम हो जाना चाहिए, लेकिन मुझे लगता है कि शायद दिन में अगर हम 3 सुबह कोई सब्जी बन रही है तो उसे रात को भी कंज्यूम किया जाता है और फिर दोबारा से उसे सुबह कंज्यूम किया जाता है। हाँ, तो ये चाहे डिमांड है, अब समय की चाहे ये डिमांड है कि हम इतने बिजी हैं अपने शेड्यूल्स में कि नहीं फ्रेश कुकिंग कर पाते हैं, लेकिन कारण फिर यही है और इसी वजह से ये बीमारियां अब ज्यादा हो रही हैं, पहले कम होती थी। दूसरा ये है कि हम जितनी प्योर चीजें पहले मिलती थी, चाहे मसाले हैं या अनाज हैं, सब्जियां हैं, उतनी प्योर अब नहीं मिलती हैं। इंटेस्टाइनल वुंड्स में कीड़ों का भी बहुत बड़ा एक योगदान है, या वो सब्जियां जिनके साथ छोटे छोटे, अब हम सैलड भी खाते हैं तो वो चीज़ें, कुछ ऐसे बैक्टीरिया जो खाने के साथ इंटेस्टाइन्स में चले जाते हैं और वहाँ रहते हैं कुछ समय के लिए, वो भी अल्सर्स क्रिएट कर सकते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं कि प्रॉपर वॉशिंग होनी चाहिए। अब प्रॉपर वॉशिंग हो तो जो पानी आ रहा है वो उतना वॉश नहीं है कि उस वॉशिंग का कोई सेंस नहीं रह जाती है। तो बहुत सारे कारण हैं जिसकी वजह से, बहरहाल कोई भी कारण हो, कोशिश हमें मैक्सिमम यही करनी चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली हम अपनी लाइवलीहुड जो कमाते हैं और जितना अपने आप को बिजी रखते हैं, वो यही है कि हम अल्टीमेटली एक अच्छी ज़िंदगी जिएँ। और अच्छी ज़िंदगी तभी जी जा सकती है जब आप हेल्दी रहें, क्योंकि हेल्थ इज अल्टीमेट वेल्थ। एग्जैक्टली, तो हाँ, तो आप किसी और चीज में अपने टाइम कटिंग करें, लेकिन कुकिंग में अपना टाइम कटिंग ना करें। कोशिश करें कि आप ताज़ा बना हुआ खाना खाएं। तो इन कारणों में आपने निवारण खुद ब खुद बता दिए हैं कि पानी ज्यादा पीना है, फ्रेश फूड खाना है, लेफ्ट ओवर फूड को हमें अवॉइड करना है, और भी जो रोजमर्रा की जिंदगी में हम काम करते हैं उन्हें हम नहीं करना है। जैसे चाय कॉफी जो लोग ज्यादा कंज्यूम करते रहते हैं हर वक्त, मुझे लगता है उनके भी कई बार मुंह में छाले होने की बहुत बड़ा कारण है, क्योंकि जनरली चाय कॉफी इंडियन फूड का पार्ट
स्टार्ट नहीं थे, एटलीस्ट 300 साल पहले से तो नहीं थे, क्योंकि चाय की जो हिस्ट्री है वो ब्रिटिश रूल के साथ ही हुई है स्टार्ट, और उसके बाद वो लोग तो चले गए हैं, लेकिन हम बिल्कुल चाय के एडिक्ट हो गए हैं। हमारे फूड में नाश्ते में छाछ पी जाती थी, लस्सी पी जाती थी, दही का सेवन किया जाता था लंच टाइम तक, और रात को दूध पिया जाता था। ये कंप्लीट अपने आप में एक ड्रिंक्स हैं जितनी शरीर को उसकी रिक्वायरमेंट होती है। लेकिन इसके अलावा अगर हम चाय कॉफ़ी की अगर हम आदी हो गए हैं, वैसे मुझे नहीं लगता कि किसी तरह का कोई न्यूट्रिएंट ऐसा है जो चाय में है या कॉफ़ी में है जिसकी हमारे शरीर को बेहद सख्त ज़रूरत है। रादर उनमें वो तमाम चीज़ें हैं जिनकी हमारे शरीर को बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। लेकिन अब सिर्फ एक आदत की तरह ही पीना है, तो जितना मिनिमम हो सके उतना पीना चाहिए, और जितना मिनिमम हो सके उतना उसकी कंसंट्रेशन कम होनी चाहिए। बेसिकली चाय बनाने के तरीके भी यही थे कि डिप की तरह चाय बनाई जाती थी, अब हम उसे उबाल के काढ़े बना के और उस तरीके से पीते हैं, तो ये भी एक गलत प्रैक्टिस है। चलिए, हम फीमेल के जो सर्विक्स में अल्सर्स होते हैं उसके बारे में भी बात कर रहे हैं, तो उसे हम कैसे दूर कर सकते हैं और बेसिकली उसके क्या कारण हैं? देखिए, सबसे बड़ा कारण तो है उसमें हाइजीन। हम लोग हाइजीन का ख्याल अगर नहीं रखते हैं तो इस तरीके के इन्फेक्शंस परमानेंट हो जाते हैं, जिसमें बैक्टीरियल भी हो सकते हैं और फंगल भी हो सकते हैं, जो आगे जाके अल्सर्स के रूप में चेंज हो जाते हैं। इसके अलावा जो सेफ रिलेशनशिप है मेल और फीमेल की, अगर वो नहीं है और उसमें किसी तरीके के साथ आप मल्टीपल यूज़ हो रहे हैं, तो वो भी एक बहुत बड़ा कारण है जिसकी वजह से ये बीमारी आपको हो सकती है, बेसिकली फीमेल को हो सकती है। तो ये 2 फैक्टर ऐसे हैं कि आपको इनका ख्याल रखना चाहिए कि एक तो आप हाइजीन का ख्याल रखें, दूसरा आप डिसिप्लिन का ख्याल रखें और अपने पार्टनर के साथ लॉयल और ईमानदार रहें। तो मुझे नहीं लगता कि ऐसी समस्या जो ख़त्म नहीं की जा सकती है। ओवरऑल सभी लोगों को अल्सर्स के बारे में कोई ख़ास टिप देना चाहेंगी? बिल्कुल, देखिए, जब भी आपको इस तरीके की परेशानी हो कि आपको दर्द है किसी बॉडी के हिस्से में, चाहे वो मुंह में है, पेट में है, पेट के निचले हिस्से में है, या फीमेल्स की बात करें तो लोअर अब्डोमेन में है और बार बार एक डिफरेंट तरह का डिस्चार्ज आ रहा है और उसमें स्मेल है, इसी तरीके से मुंह में एक डिफरेंट तरह का पानी आपको लार बार बार फील होती है और उसमें भी स्मेल है और आपकी बैड ब्रेथ है, तो आपको ज़रूर अलर्ट हो जाना चाहिए और ध्यान देना चाहिए कि किसी तरह का अल्सरेशन आपकी बॉडी में हो सकता है और जल्दी से जल्दी उसका इलाज कराना चाहिए। हाइजीन का ख्याल रखना चाहिए, पानी ज़्यादा पीना चाहिए, ताज़ा फूड खाना चाहिए और अपनी सोच को पॉजिटिव रखना चाहिए। एग्जैक्टली, सोच तो हमेशा पॉजिटिव होनी चाहिए, तभी हम किसी भी समस्या को दूर करने में सक्षम होते हैं। और इसमें नींद भी पूरी होनी चाहिए, कम सोना और बार बार डे नाइट शिफ्ट्स का जो चेंज होना है वो भी अल्सरेशन का एक बहुत बड़ा कारण है। चलिए, आपने इतनी सारी टिप्स शेयर करी हमारे व्यूअर्स के साथ, इतनी बढ़िया जानकारी दी हमें, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया विभा जी। वेलकम।